हेलो एंड वेलकम टू ऑल। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड असम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो हम ये पाएंगे कि ये हिस्ट्री जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है या तीन पीरियड्स में डिवाइडेड है। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो उन्हीं में से हम आज मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम देखेंगे आज गांधीयन एरा के बारे में। जी हाँ, गांधी जी का एक दौर था जो हमारे देश की आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे पहले हम गांधी जी के योगदान के बारे में जाने, हम गांधी जी के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। तो गांधी जी का जन्म जो है वो गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, यानी कि 1869 में हुआ। उनकी शादी हुई कस्तूरबा से, जो कि बाद में कस्तूरबा गांधी बन गई। उनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। उन्होंने इंग्लैंड से लॉ की डिग्री हासिल की थी। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई गांधी। और उनको राजनीति में जो लाने वाले शख्स थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उनके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। गांधी जी ने अपने जीवन में कई अखबार और कई किताबें लिखी, जिनमें से कुछ थे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। उनकी लिखी गई किताबों में थी हिंद स्वराज, जो कि गुजराती में पब्लिश की गई थी, और उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। और एक उनकी किताब थी सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, जो कि उन्होंने पहली बार वहां पर सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया था। ये बात है 1907 की। साउथ अफ्रीका में एक लॉ हुआ करता था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन लॉ, द ब्लैक एक्ट। इसके अंतर्गत साउथ अफ्रीका में जो भी लोग एशिया से आए हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ता था। अगर वो बिना रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड पाए गए तो उनको वापस अपने देश भेज दिया जाता था या फिर उन पर जुर्माना भी लगाया जाता था। इस बात पर उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स, कुछ उन आंदोलनों के बारे में जो कहीं न कहीं हमारे देश की आज़ादी में बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए, चंपारण मूवमेंट 1917, 1918 में खेदा मूवमेंट, 1919 में खिलाफत, 1920 में नॉन कोऑपरेशन, 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट जिसमें गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी था। ये मूवमेंट उन्होंने इसलिए किया ताकि वो चंपारण, जो कि बिहार में है, वहाँ के कल्टीवेटर्स को इंसाफ दिला पाए। वहाँ की सरकार जो थी, सरकार ने कह दिया था कि वहाँ के कल्टीवेटर्स को जबरन अपने 3/20वें हिस्से में इंडिगो उगवाएंगे, यानी कि इंडिगो की खेती करवाएंगे हर कल्टीवेटर्स के 3/20वें हिस्से उनकी जमीन पे, जो कि जिसका विरोध गांधी जी ने करते हुए यह मूवमेंट की शुरुआत की थी। अब हम आते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे। ये बात 1918 फरवरी की है। गांधी जी के निर्देश में ही ये हुई। गांधी जी ने मिल के वर्कर्स को ये कहा कि अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो आप स्ट्राइक पे जाइए। वर्कर्स की यह डिमांड थी कि उनको अपने वेजेस में 35% का इजाफा चाहिए था। और इस स्ट्राइक में सबसे बड़ा जो पॉइंट निकल कर आया, सबसे बड़ी जो बात निकल के आई, वो ये आई कि वहां पर भूख हड़ताल को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया था गांधी जी के द्वारा। उसी के कुछ दिनों बाद, यानी कि मार्च 1918 में, गांधी जी ने खेदा, जो कि गुजरात में है, वहां के पीजेंट्स के लिए काम किया। काम यह किया कि वहाँ के क्रॉप्स फेल हो चुके थे, वहाँ की उपज नहीं हुई थी, और फिर भी सरकार उनसे रेवेन्यू मांग रही थी वहाँ के लोगों से। तो गांधी जी ने इस चीज का विरोध किया और ये पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बना, यानी कि अब हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, ऐसा गांधी जी ने कहा। बहुत कुछ घटित हो रहा था देश में, और इसी बीच रॉलेट एक्ट 1919 भी आ गया। अब ये एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वॉइसरॉय रहते हुआ था। इस एक्ट के मुताबिक वो लोग जो कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो सरकार को लगे कि ये हमारे विरोध में है,
उन लोगों को सरकार बिना किसी ट्रायल के डायरेक्ट सजा सुना सकती थी। तो ये एक्ट पास होने के बाद जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, और लोगों में गुस्सा बढ़ा, और यही सब देखते हुए गांधी जी ने कहा कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और उन्होंने 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह बोल दिया कि अब शुरू हो चुका है सत्याग्रह, यानी कि वो शुरू कर चुके थे सत्याग्रह। और 6 अप्रैल को उन्होंने शुरू किया, और 8 अप्रैल को उनको पकड़ लिया गया क्योंकि ये एक्ट लागू हो चुका था और सरकार को लगा कि ये विरोध में है, तो उन्होंने डायरेक्ट गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। और इसके बाद ये वायलेंट हो गया पूरा सत्याग्रह उनका। गांधी जी के जेल जाने के बाद सारे लोग और भड़क गए और ये वायलेंस में तब्दील कर दिए स्ट्राइक को। 8 अप्रैल को गांधी जी गिरफ्तार हो गए और 10 अप्रैल को सैफुद्दीन खिचलियू एंड डॉक्टर सत्यपाल जी गिरफ्तार हो गए। अब डॉक्टर सत्यपाल पॉलिटिकल लीडर थे पंजाब के, बड़े ही प्रसिद्ध थे, और इसकी वजह से पंजाब के लोगों में भी आक्रोश भर गया, गुस्सा भर गया। और इसके विरोध में 13 तारीख यानी कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए, यानी कई सारे लोग इकट्ठा हुए। और इस भीड़ को देखते हुए जनरल एडवर्ड डायर ने फायर का आदेश दे दिया, यानी फायरिंग का आदेश दे दिया। उन्हें इस भीड़ को कंट्रोल करने का कोई जरिया नहीं सूझा और उन्होंने कहा कि अब फायर कर दो। और इस फायरिंग के चलते कई हजार लोगों की जानें चली गई। सिर्फ एक दिन में कई हजार लोग मारे गए और कई हजार इंजर्ड हो गए, सिर्फ इस उस एक गलती की वजह से जो एडवर्ड डायर ने की। इन सब इंसिडेंट्स के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान हुआ 1920 में। इसका ऐलान कैलकाटा के एक सेशन में सितंबर 1920 में हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कई सारी वजह थी, लेकिन उनमें से 3 मुख्य वजह ये थी कि अब लोगों को स्वराज चाहिए था। स्वराज यानी कि स्वयं का राज, मतलब लोगों को अब आजादी चाहिए थी, अब लोगों को गुलामी नहीं करनी थी। और दूसरा रीजन जलियांवाला बाग, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा था और लोग विरोध प्रकट करना चाहते थे। और तीसरा रीजन ये था खिलाफत इशू। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में जब टर्की हार गई थी तो ब्रिटिशर्स ने वहां के एक बहुत ही रेस्पेक्टेड रिलीजियस पोस्ट खलीफा को रिमूव कर दिया, हटा दिया था। इससे भारत के मुसलमान लोग बहुत ही क्रोधित हुए और आक्रोश में आके उन्होंने भी एक खिलाफत मूवमेंट का ऐलान किया था, जो खिलाफत मूवमेंट दो मुस्लिम भाई मोहम्मद अली और शौकत अली लीड कर रहे थे। तो ये 3 मेन कारण कह सकते हैं हम उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट होने के लिए। अब नॉन कोऑपरेशन तो देश में चल ही रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पर गांधी जी को उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ गया। क्यों वापस लेना पड़ गया? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट यानी चौरी चौरा कांड हो गया था, इसके लिए उन्हें वापस लेना पड़ गया। ये बात है 5 फरवरी 1922 की, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों की जब भिड़ंत हो गई पुलिस वालों से, तो उन्होंने 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया, जिससे गांधी जी बहुत निराश हुए और उन्होंने ये मूवमेंट वापस ले लिया। अब हम आते हैं सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट पे, जो कि 1930 की बात है, जिसमें गांधी जी ने दांडी मार्च की थी। गांधी जी ने दांडी मार्च इसलिए की थी ताकि वो सॉल्ट लॉ ब्रेक कर पाए, वायलेट कर पाए। ये सॉल्ट लॉ थी क्या? इस सॉल्ट लॉ के अंतर्गत भारत के लोगों को खुद ही ये आजादी नहीं थी कि वो नमक का सेवन और उत्पादन अपनी मर्जी से कर पाए, उसके लिए भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। जो नमक भारत में खुद ही उपलब्ध था, यानी कि समुद्री तटों पर भारत में ही नमक बन रहा था, वो भारत के ही लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए भी भारतीयों को टैक्स देना पड़ रहा था। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने एक मार्च की, और वो साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चले अपने कुछ ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ 24 दिनों तक, जो जिसमें उन्होंने 241 माइल्स कवर किया और जाके खुद से नमक बनाया और ये लॉ वायलेट किया। अब हम आते हैं 1942 के उस मूवमेंट पर, जो कि हम कह सकते हैं आजादी की एक तरह से नींव बनी। 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने
लॉन्च किया एक मूवमेंट जिसका नाम उन्होंने रखा था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो का नारा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया। इसमें गांधी जी और नेहरू जी के साथ साथ कई फेमस या प्रसिद्ध लीडर्स को जो इस आंदोलन में भाग लिए हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा, ब्रिटिश अंग्रेज सरकार द्वारा। लेकिन धीरे धीरे बाद में उन्हें पता चल गया कि अब उनका समय भारत पे राज करने का नहीं रहा, अब उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये था मोहनदास करमचंद गांधी जी का हमारे देश की आजादी के प्रति योगदान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और फ्यूचर में भी हम ऐसे ही हिस्ट्री के वीडियोस आप तक लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।